Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 30 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम सेक्शन 3.4 सबसीक्वेंस एंड बोल्ज़नो-वेस्ट्रास के बारे में स्टडी करेंगे। इस सेक्शन में हम स्टूडेंट्स सबसीक्वेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसीक्वेंस इसके अलावा इसके कुछ रिजल्ट स्टडी करेंगे जिनसे आप सीक्वेंस की कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट को फाइंड करना सीखेंगे और लास्ट में स्टूडेंट्स हम बोल्ज़नो-वेस्ट्रास थ्योरम को स्टडी करेंगे और इसके कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जो कि सब सीक्वेंस से मुतल्लिक होंगे। इस सेक्शन को हम स्टूडेंट्स सब सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई सीक्वेंस गिवन हो x विच इज इक्वल टू 1/n, अगर आप इस सीक्वेंस की टर्म्स डिफाइन करें तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास आती हैं 1/1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन। अब इस सीक्वेंस की सब सीक्वेंस स्टूडेंट्स क्या होगी, यहाँ पर जो n है स्टूडेंट्स वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट्स एक और सीक्वेंस लें x डैश, यानी इसी सीक्वेंस में से कुछ टर्म्स अगर आप सिलेक्ट करें, अगर वो हमें एक सीक्वेंस प्रोवाइड करें, उस सीक्वेंस को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, सब सीक्वेंस कहते हैं। यानी अगर आप यहाँ पर इवन नंबर्स की टर्म्स अगर आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स, 1/2, 1/4, 1/6 अप टू सो ऑन, तो ये स्टूडेंट्स जो सीक्वेंस होगी ये अब सब सीक्वेंस होगी इस सीक्वेंस की। यहाँ पर जो n है स्टूडेंट्स वो इवन नंबर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप ले रहे हैं। इस तरह अगर आप n ले लें स्टूडेंट्स, ऑड नंबर्स ले लें, तो ये हमें एक और सब सीक्वेंस मिल जाएगी x डबल डैश, इसको आप नाम दे दें, यानी 1/1, 1/3, 1/5 अप टू सो। हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सब सीक्वेंस में से कुछ टर्म्स लेते हैं जो कि हमें एक न्यू सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं। उस न्यू सीक्वेंस को स्टूडेंट क्या कहते हैं, सब सीक्वेंस कहते हैं। यानी इनफॉर्मली a subsequence of sequence is a selection of terms from the given sequence such that the selected terms form a new sequence। हम क्या करते हैं कि गिवन सीक्वेंस में से कुछ टर्म्स सिलेक्ट करते हैं जो कि हमें एक न्यू सीक्वेंस प्रोवाइड करती हैं। उस न्यू सीक्वेंस को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, सब सीक्वेंस कहते हैं। जिस तरह आपने यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स आपको दी है, तो सब सीक्वेंस को स्टूडेंट्स हम डिनोट करते हैं x डैश विच इज इक्वल टू xnk, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो k होगा उसकी वैल्यू होगी 1, 2 अप टू सो ऑन। यानी अगर हम देखें nk को, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स n1 लेस देन होगा स्टूडेंट्स n2 से, n2 लेस देन होगा n3 से। यहाँ पर मैं k की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, यानी 1, 2, 3, 4 इस तरह अप टू सो। तो स्टूडेंट आप ऑलरेडी ये जानते हैं कि ये कौन सी सीक्वेंस होगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। यानी अगर हम देखें इस सीक्वेंस को, n1 इज लेस देन n2, n2 इज लेस देन n3 अप टू सो, तो ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो यहाँ पर जो भी n के आप लेंगे वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। यहाँ पर xn1, अगर हम इस सीक्वेंस को देखते हैं, सब सीक्वेंस x डैश को, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो
एक्स एन वन, यानी पहली टर्म स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 1/2 है, ठीक है, यानी ये पहली टर्म है एक्स एन वन, ये सेकेंड टर्म है एक्स एन टू। अगर हम देखें एक्स एन टू तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, यहाँ पर 1/4 आ रहा है। इस तरह अप टू सोन ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है इस सब सीक्वेंस की टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं अब सब सीक्वेंस की। लेट एक्स बी आ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट n1 इज लेस देन n2 अप टू सो ऑन, बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। यहाँ पर स्टूडेंट्स वर्ड यूज हुआ है स्ट्रिक्टली, तो अगर n1 इज लेस देन इक्वल देन n2 इज लेस देन इक्वल देन n3, ये स्टूडेंट्स क्या थी इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो सिंपल जब लेस का आ जाता है साइन तो उस सूरत में ये स्टूडेंट्स फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाती है सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। देन द सीक्वेंस x डैश विच इज इक्वल टू x n k गिवन बाय x n1 x n2 अप टू सो ऑन, तो इस सीक्वेंस को स्टूडेंट हम क्या नाम देंगे, सब सीक्वेंस का नाम देंगे, इसकी x सीक्वेंस की सब सीक्वेंस x डैश। आई होप आपको ये डेफिनेशन प्रॉपर क्लियर हो गई होगी। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको मैंने ये एग्जांपल से समझा दिया है कि अगर आप इस सीक्वेंस को देखते हैं तो इसकी कौन कौन सी सब सीक्वेंस यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही एग्जांपल हमें दी गई है, तो देखें यहाँ पर इन्होंने एक एक्स डैश सब सीक्वेंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है। तो यहाँ पर अगर आप देखें n1 हमारे पास 2 के इक्वल है, n2 4 के इक्वल है, इस तरह n के स्टूडेंट्स वो 2k के इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी अगर आप एक्स एन वन देखेंगे तो इसकी पहली टर्म वो 1/2 है, एक्स एन टू देखेंगे तो वो 1/4 है, इस तरह अप टू सो। अदर सब सीक्वेंस ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1/n आर एज फॉलोज। तो ये एक और सब सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस की एक्स की, ठीक है, ये 1/1। यहाँ पर आप जो n ले रहे हैं स्टूडेंट्स वो क्या है, ऑड नंबर्स हैं जो कि नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करते हैं, ऑड नंबर्स। इसी तरह स्टूडेंट्स फिर आप यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, इस तरह आप ये सीक्वेंस ले रहे हैं। यानी जो भी आप यानी के ले रहे हैं स्टूडेंट्स वो सारे के सारे यानी आप कह लें वैसे नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन n1 स्टूडेंट्स एक्स n1, ठीक है, ये तो हमारे पास यहाँ पर पहली टर्म क्या है 2 फैक्टोरियल है, ठीक है, एक्स एन टू। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है ये 4 फैक्टोरियल, या आप कह लें 1/4 फैक्टोरियल, ठीक है, या आप सिंपल जो n2 को सिंपल आप कह लें वो हमारे पास क्या है 4 फैक्टोरियल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास फैक्टोरियल फॉर्म में ये सीक्वेंस गिवन है, सब सीक्वेंस किसकी, इसी सीक्वेंस एक्स की। तो नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग सीक्वेंस आर नॉट सब सीक्वेंस ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखिए ये सीक्वेंस एक्स की सब सीक्वेंस नहीं है, क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो ऑर्डर है स्टूडेंट्स वो फॉलो नहीं हो रहा कि n1 इज लेस देन n2, n2 इज लेस देन n3 अप टू सो। तो अगर ये ऑर्डर फॉलो होता है तो उस सूरत में ये सब सीक्वेंस बनती है, अदरवाइज ये सब सीक्वेंस नहीं बनती। तो देखें ये 2 तो स्टूडेंट्स 1 से लेस नहीं है, ठीक है, यानी यहाँ पर 2 लेस देन होना चाहिए था 1 से, जबकि ये लेस देन नहीं है, तो ये ऑर्डर ही स्टूडेंट्स फॉलो नहीं हो रहा, तो उस सूरत में ये सब सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। इस तरह ये भी सब सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पर भी ऑर्डर फॉलो स्टूडेंट्स नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पर भी ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। लाजमी तौर पर स्टूडेंट जो भी आप एक्स डैश लेंगे सब सीक्वेंस एक्स एन के, ठीक है, अगर आप के की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, उस सूरत में ये जो स्टूडेंट्स n1 होगा ये लेस देन होना चाहिए n2 से, n2 स्टूडेंट्स लेस देन होना चाहिए n3 से अप टू सो। तो अगर ये ऑर्डर फॉलो होता है तो उस सूरत में स्टूडेंट ये सब सीक्वेंस बनती है, अदरवाइज ये सब सीक्वेंस नहीं है। तो ये भी स्टूडेंट सब सीक्वेंस नहीं है, तो ये भी सब सीक्वेंस नहीं है। और टेल ऑफ सीक्वेंस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सब सीक्वेंस, ठीक है, इस तरह हम स्टूडेंट्स एम टेल फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी सीक्वेंस को देखें 1/1
1/2, 1/3 अप टू सो। तो अगर मैं इसकी टू टेल सीक्वेंस बनाता हूँ स्टूडेंट्स, टू टेल ऑफ एक्स अगर मैं लेता हूँ तो मैं फर्स्ट टू टर्म्स को ड्रॉप कर दूंगा, तो सिंपल मेरे पास ये सीक्वेंस आ जाएगी 1/3, 1/4 अप टू सो। तो ये भी स्टूडेंट्स क्या होगी, एक सब सीक्वेंस होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो एम टेल सीक्वेंस होगी वो भी एक सब सीक्वेंस होगी। किसी भी सीक्वेंस की अगर आप टू टेल फाइंड करते हैं, थ्री टेल फाइंड करते हैं, फाइव टेल फाइंड करते हैं, तो जो भी आपको सीक्वेंस हासिल होगी वो भी एक सब सीक्वेंस है। तो यहाँ पर यही चीजें बताई जा रही हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम 3.42। If a sequence of real numbers converges to a real number x, then any subsequence of x also converges to x. This is very important theorem. इसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर ये सीक्वेंस x ये किसी x को कन्वर्ज करती है तो इसकी जो भी सब सीक्वेंस लेंगे x डैश विच इज इक्वल टू एक्स एन के, ये भी इसी x को ही कन्वर्ज करेगी, यानी लिमिट सेम होगी। यहाँ पर ये बताया जा रहा है अगर आप कोई भी सीक्वेंस लेते हैं तो उसकी जो भी सब सीक्वेंस होगी तो उन दोनों की लिमिट क्या होगी, सेम होगी। अगर यानी x आप लेते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो यहाँ पर ये बात है, अगर आप x को ही लेते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो अगर आप इसकी कोई भी सब सीक्वेंस डिफाइन करेंगे तो उसकी भी लिमिट क्या होगी, यही x की लिमिट की इक्वल होगी। कहाँ पर, यहाँ पर हमने यही चीज प्रूफ करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पर x क्या है स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ये इस डेफिनेशन को लाजमी तौर पर होल्ड करेगी। अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 गिवन होगा and let k of epsilon be such that if n is greater than equal than k of epsilon, then xn minus x का mod is less than epsilon। ये बात स्टूडेंट्स क्या होगी, लाजमी तौर पर होल्ड करेगी अगर x कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। बिकॉज यहाँ पर हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस ही दी गई है तो ये डेफिनेशन लाजमी तौर पर होल्ड होगी। सिंस अब सब सीक्वेंस में स्टूडेंट्स ये ऑर्डर फॉलो होता है कि n1 इज लेस देन n2, n2 इज लेस देन n3 एंड अप टू सो इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। वी कैन प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट कि nk इज ग्रेटर देन k। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर हम कहते हैं कि n1 इज लेस देन n2, n2 इज लेस देन n3 अप टू सो ऑन, तो हम ये कह सकते हैं कि ये किसी के से स्टूडेंट्स बड़ी वैल्यू है ये सारी, यानी यहाँ पर इसको हम कहेंगे कि एन के स्टूडेंट्स ग्रेटर देन होगा के से। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एन के इज ग्रेटर देन के, यानी जो के होगा स्टूडेंट्स ये लेस देन होगा n1 से, n1 लेस होगा n2 से अप टू सो। तो अगर ये चीज हम ये प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, तो हेंस इफ k is greater than k of epsilon then this follows that, अगर आप कोई k लेते हैं जो k greater than k of epsilon हो, इस तरह से आपने यहाँ पर लिया था n is greater than k of epsilon, तो उस सूरत में अगर आप ये लेते हैं कि किसी k is greater than k of epsilon के लिए, तो इसका मतलब ये होगा कि n k is greater than equal than k is greater than equal than k of epsilon। इससे हम ये कह सकते हैं कि एन के इज ग्रेटर देन इक्वल देन के ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, तो एन के इज ग्रेटर देन इक्वल देन के ऑफ एप्सिलॉन, वी हैव एक्स एन के माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस की वजह से हम अब ये कह रहे हैं कि जो n1 है ये लेस देन n2 है, ये अप टू सो, यानी n के जो n की है स्टूडेंट्स वो ग्रेटर देन इक्वल देन के हो सकता है, ये हम प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अगर हम लेते हैं कि ये कोई के ऑफ एप्सिलॉन से ग्रेटर है, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स ये n की हमें यहाँ से हासिल होता है कि ये ग्रेटर देन इक्वल देन के ऑफ एप्सिलॉन। तो अगर आप
कोई n लेते हैं स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल देन k ऑफ x लॉन्ग, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स ये वाली डेफिनेशन होल्ड करेगी। बिकॉज अगर x कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो स्टूडेंट्स इसकी जो भी सब सीक्वेंस लेंगे तो वो भी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो अब अगर आप n k लेते हैं स्टूडेंट ग्रेटर देन k ऑफ एप्सिलॉन, तो ये स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर ये डेफिनेशन होल्ड करेगी। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x डैश विच इज कन्वर्जेंट टू x डैश भी कन्वर्ज कर रही है x को। तो हम यहाँ पर हमने यही प्रूव करना था कि सब सीक्वेंस जो एक्स एन की है ये भी कन्वर्ज करेगी x को, इनकी लिमिट सेम है। तो ये आप थ्योरम स्टूडेंट्स इस तरह प्रूव कर सकते हैं। तो इस थ्योरम का आपने रिजल्ट याद रखना है कि अगर कोई सीक्वेंस x कन्वर्जेंट हो और उसकी लिमिट x हो, तो अगर आप इसकी कोई भी सब सीक्वेंस डिफाइन करते हैं तो उसकी लिमिट भी x ही होगी, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम वही प्रीवियस थ्योरम ही यूज़ करेंगे यहाँ पर एग्जांपल्स में। तो ये स्टूडेंट्स इस सेक्शन का थर्ड टॉपिक है 3.43। तो पहली एग्जांपल है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ये प्रूव करना है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी v की पावर n विच इज इक्वल टू 0 इफ v इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। यहाँ पर हमें ये कंडीशन भी गिवन है कि v अगर ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है तो उस सूरत में स्टूडेंट्स लिमिट ऑफ v n हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। We have seen in example 3.11b that v is greater than equal than 0 less than 1 and if xn is equal to b and then from Bernoulli inequality इसकी लिमिट स्टूडेंट्स क्या आती है, 0 आती है। यानी हम इस एग्जाम्पल में इसकी लिमिट प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में हम बर्नौली इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए इस सीक्वेंस की लिमिट 0 प्रूव कर चुके हैं। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और मेथड डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर xn+1 यानी xn स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, vn है। तो xn+1 स्टूडेंट्स क्या होगा, ये v की पावर n+1 होगा और ये हमें पता है कि ये लेस देन होगा vn से, और bn स्टूडेंट्स क्या है, xn है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि xn+1 इज लेस देन xn। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि xn+1 इज लेस देन xn, सो दैट सीक्वेंस xn इज डिक्रीजिंग। xn स्टूडेंट्स क्या होगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, यानी xn स्टूडेंट्स क्या है, ग्रेटर देन है xn+1 से, यानी x1 इज ग्रेटर देन x2, x2 इज ग्रेटर देन x3। तो ये स्टूडेंट्स कौन सी सीक्वेंस होती है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। तो इट इज आल्सो क्लियर दैट xn इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ठीक है, यानी हमें स्टूडेंट्स ये भी पता है, हमने यहाँ पर ये भी प्रूव कर लिया कि ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और अगर स्टूडेंट्स b ग्रेटर देन 0 है लेस देन 1 है तो b की पावर n ये भी स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेस देन इक्वल देन 1। तो हम स्टूडेंट यहाँ पर b n को क्या कह रहे हैं, xn कह रहे हैं। xn इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेस देन इक्वल देन 1। ये बाउंडेड भी है और डिक्रीजिंग भी है। ठीक है, सो बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, ठीक है, इट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसकी लिमिट को हमने स्टूडेंट्स क्या कह लिया, x कह लिया। ठीक है, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स अब मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम यूज कर रहे हैं। पहले इसको हमने डिक्रीजिंग प्रूफ किया है, फिर इसे हम बाउंडेड भी प्रूफ कर चुके हैं। अगर ये डिक्रीजिंग भी है बाउंडेड भी है तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसकी लिमिट को हमने स्टूडेंट्स क्या कहा है, x का। ठीक है, सिंस x2n इज अ सब सीक्वेंस ऑफ xn। अब हमने स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया काम, हमने इसकी एक सब सीक्वेंस हमने डिफाइन कर लिया x2n। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स किसकी इक्वल होगी, b की पावर 2n की इक्वल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी xn हमारे पास किसकी इक्वल है, b की पावर n की इक्वल है। तो अगर इसकी आप सब सीक्वेंस लेते हैं
2n यानी तो ये इक्वल हो गया स्टूडेंट्स b की पावर 2n। देखिए यहाँ पर अगर इसकी आप सब सीक्वेंस लेंगे तो इसकी लिमिट भी वही x होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग 3.42 थ्योरम इसकी लिमिट भी क्या होगी, वही x होगी। x 2n को हम लिख सकते हैं b की पावर 2n विच इज इक्वल टू b n की पावर 2। इसका मतलब होगा ये xn का स्क्वायर होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि x 2n विच इज इक्वल टू xn का स्क्वायर। एंड देयरफॉर स्टूडेंट्स इन दोनों की लिमिट क्या होगी, इक्वल होगी। यानी लिमिट ऑफ x 2n ये हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू लिमिट x 2n विच इज इक्वल टू लिमिट xn का स्क्वायर, बिकॉज x 2n किसकी इक्वल है, xn का स्क्वायर। ये बन जाएगा x का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू x का स्क्वायर। यहाँ से हमें ये चीज़ असली है कि x इज इक्वल टू x का स्क्वायर। So therefore we must have either x is equal to 0 or x is equal to 1। देखें अगर x square which is equal to x है तो इसको हम लिख सकते हैं x square minus x which is equal to 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x into x minus 1 which is equal to 0। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास x 0 होगा या x which is equal to 1 होगा। तो यहाँ पर हमने यही बात बताई है कि x is equal to 0 होगा या x is equal to 1 होगा। Since the sequence is decreasing and bounded above by 1, देखिए जो b है स्टूडेंट्स वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है। ये लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है। सीक्वेंस हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग भी है और बाउंडेड अबव भी है बाय 1 है। दिस इंप्लाइज दैट इसकी लिमिट क्या होगी स्टूडेंट, हमारे पास 0 होगी। हम स्टूडेंट्स बाय यूजिंग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग है स्टूडेंट्स, ठीक है, और बाउंडेड अबव भी है या बिलो भी है स्टूडेंट, ठीक है, ये बाउंडेड अबव भी है बिलो भी है। अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड बिलो है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप पहले से जानते हैं कि इसकी लिमिट इस इन्फिमम के इक्वल होगी। तो इन्फिमम स्टूडेंट हमारे पास 0 है, तो इसलिए इसके हम कह देंगे कि इसकी लिमिट हमारे पास क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम भी यूज़ किया है और सब सीक्वेंस के कंसेप्ट को भी यूज़ करते हुए हमने इसकी अब लिमिट प्रूफ की है कि ये क्या है, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो बी एन सीक्वेंस है ये ग्रेटर देन इक्वल देन 0, लेस देन इक्वल देन 1, बाउंडेड अबव बाय 1, बाउंडेड बिलो बाय 0। तो इसकी स्टूडेंट्स ये इन्फिमम है, ये इसका सुप्रीमम है। तो अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है तो उसकी स्टूडेंट्स लिमिट क्या होगी, बाय यूजिंग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम उसकी लिमिट इन्फिमम के इक्वल होगी। तो इन्फिमम यहाँ पर 0 है, तो इसका सिंपल रिजल्ट क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास 0 है। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है लिमिट ऑफ c की पावर 1 ओवर n विच इज इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव करनी है फॉर c इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर हमें c की वैल्यू बताई गई है कि ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका पहला केस है c इज ग्रेटर देन 0। ये हम स्टूडेंट्स केस डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इन एग्जाम्पल 3.111 सी। आप उस एग्जाम्पल में जाके देख सकते हैं कि हमने ये रिजल्ट किस तरह प्रूव किया था। तो पहला केस आपने स्टूडेंट्स इस तरीके से प्रूव करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेक्चर्स में आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये सेकंड केस डिस्कस करेंगे c इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1 के लिए। एंड स्टूडेंट इसका पहला केस क्या होगा, अगर आपको ये एग्जांपल दी जाए तो आपने ये इसके वैसे 3 केस बनते हैं। पहला केस बनता है स्टूडेंट c इज ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसकी लिमिट 1 के इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो सेकंड केस स्टूडेंट्स यहाँ पर बनता है इसका, वो है c इज ग्रेटर देन 0। और स्टूडेंट जो थर्ड केस है जो कि हम एक्सरसाइज में इसे डिस्कस करेंगे वो है c इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ये इसका थर्ड केस है। वैसे इसके 3 केसेस बनते हैं, पहला केस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर हम इस एग्जांपल में भी हम सिर्फ सेकंड केस ही डिस्कस करेंगे। तो थर्ड केस होगा वो के जो कि हम एक्सरसाइज में ही इसे सॉल्व करेंगे। इसका सेकंड केस देखते हैं।
तो यहाँ पर मैं जेड एन ले रहा हूँ सी की पावर 1/n, यानी इसी सीक्वेंस को मैं जेड एन कह रहा हूँ। देन जेड एन इज ग्रेटर देन 1 होगा। देखिए अगर सी ग्रेटर देन 1 है तो सी की पावर स्टूडेंट्स 1/n ये भी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। इसका मतलब ये होगा कि जेड एन इज ग्रेटर देन 1 एंड जेड एन प्लस 1 इज लेस देन जेड एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। देखिए अब ये कैसे स्टूडेंट्स होल्ड हो रही है। तो अगर आप स्टूडेंट्स कोई सी टर्म डिफाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल सी मैं ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 1 ही है ना। तो अगर हम 4 की पावर 1/2 ले लें स्टूडेंट्स तो ये सिंपल 2 आते हैं, तो जेड एन प्लस 1, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट्स जेड 2 ये हम स्टूडेंट ले लेते हैं 2, तो एन प्लस 1 स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 2 + 1 होगा, यानी जेड 2 + 1 यानी जेड 3। तो ये सिंपल देख लेते हैं यहाँ तो स्टूडेंट्स 4 की पावर 1/3, ये तो लेस देन स्टूडेंट्स 2 ही आएगा, रिजल्ट इसका आप फाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें जेड एन प्लस 1 लेस देन जेड एन ही मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। एज जेड एन इज डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड सो बाय मोनोटोन कन्वर्जेंट थ्योरम। देखें अब ये कौन सा है स्टूडेंट्स, जेड एन इज ग्रेटर देन जेड एन प्लस 1, ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ पर जो भी हमें सीक्वेंस गिवन है स्टूडेंट्स सी की पावर 1/n ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये बाउंडेड अबव बाय 1 है, यानी जेड एन इज ग्रेटर देन 1, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉरी बाउंडेड है, वैसे बाउंडेड लो है ना, हम लिखते हैं स्टूडेंट्स कि जेड एन इज ग्रेटर देन 1 लेस देन कोई भी पॉइंट होगा, तो ये बाउंडेड लो है, डिक्रीजिंग भी है, बाउंडेड बिलो भी है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी बाय यूजिंग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं। तो बाय थ्योरम 3.42 इट फॉलोज दैट, अब इस थ्योरम के मुताबिक स्टूडेंट्स अब हम इसकी एक सब सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे हमें पता है कि ये अब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। पहले हमें स्टूडेंट्स ये नहीं पता था कि ये जो सी एन है सी की पावर 1/n है ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो अब हमें ये पता चल चुका है कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है बाय यूजिंग मोनोटोन कन्वर्जेंट थ्योरम। अगर ये कन्वर्जेंट है अब हम स्टूडेंट्स ये थ्योरम अप्लाई करते हैं 3.42, तो इसका मतलब होगा कि इसकी अगर हम कोई भी सब सीक्वेंस लेते हैं तो वो भी कन्वर्जेंट होगी और इसकी लिमिट भी सेम होगी। तो फिर हम इसकी लिमिट भी फाइंड करते हैं, देखते हैं Z2n। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं Z2n इसकी सब सीक्वेंस ले रहा हूँ सी की पावर 1/2n, तो इसके लिख सकते हैं सी की पावर 1/n की पावर 1/2, तो हम लिख सकते हैं जेड एन की पावर 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी मैं सी की पावर 1/2n को लिख सकता हूँ सी की पावर 1/n इसकी पावर 1/2, इसे मल्टीप्लाई जब करूंगा तो ये सिंपल 1/2n आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें अब स्टूडेंट मिल चुका है Z2n विच इज इक्वल टू जेड की पावर जेड एन की पावर 1/2, तो हम लिख सकते हैं Z2n का स्क्वायर विच इज इक्वल टू जेड एन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लिमिट अगर देखें जेड एन स्टूडेंट्स हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसकी सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी, तो लिमिट दोनों की सेम होगी, यानी z विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ Z2n विच इज इक्वल टू Z2n स्टूडेंट हमारे पास किसकी इक्वल है जेड एन की पावर 1/2, तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा z विच इज इक्वल टू जेड की पावर 1/2, तो हम सिंपल लिख सकते हैं Z² विच इज इक्वल टू z या Z² माइनस z विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट z की वैल्यू 2 मिलती है, एक 0 मिलती है, एक z इज इक्वल टू 1 मिलता है, ठीक है। तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि जेड एन इज ग्रेटर देन 1, तो 0 तो लिमिट स्टूडेंट्स नहीं होती, सिंपल आप 1 ही लिमिट आ जाएगी इसकी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसकी लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, 1 ही आ रही है, बिकॉज जेड एन स्टूडेंट्स क्या है ग्रेटर देन 1, तो 0 तो स्टूडेंट्स कभी भी इसकी लिमिट नहीं हो सकती, तो सिंपल इसकी लिमिट हमारे पास क्या है 1 होगी।
तो अब हमने इस केस के लिए इसकी लिमिट प्रूव कर दी है कि ये 1 ही है। तो आप पहले केस की लिमिट आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो ये इस तरह जो थर्ड केस होगा स्टूडेंट्स वो हम एक्सरसाइज में ही सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी एग्जांपल। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 3.43 की सिर्फ 2 ही एग्जांपल्स थी। तो नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम। अब इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास किया है कि जो एक्स एन है स्टूडेंट्स, ये जो सीक्वेंस है एक्स, ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स डाइवर्जेंट क्राइटेरिया वो अप्लाई करेंगे, स्टडी करेंगे, क्योंकि प्रीवियस अभी हमने स्टूडेंट्स कन्वर्जेंट क्राइटेरिया स्टडी किया है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स डाइवर्जेंट क्राइटेरिया वो स्टडी कर रहे हैं, डाइवर्जेंट क्राइटेरिया। तो एक्स अगर कोई डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो तो उस सूरत में स्टूडेंट द सीक्वेंस एक्स डज नॉट कन्वर्जेस टू एक्स। तो अगर एक्स कोई डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो वो यानी किसी भी लिमिट को कन्वर्ज नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये पहला बताया गया है। इसके अलावा सेकंड बताया गया स्टूडेंट्स कि देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन 0 such that any k is belong to n, there exist nk such that nk is greater than equal than k and x nk minus x का mod is greater than equal than epsilon naught। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट होती है तो उस सूरत में स्टूडेंट्स एक्स एन माइनस एक्स का मॉड ये ग्रेटर होता है स्टूडेंट्स एप्सिलॉन नॉट से। तो अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो उसकी सब सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट होगी, यानी एक्स एन के माइनस एक्स का मॉड ये भी स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल देन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट है इस थ्योरम का। थर्ड पॉइंट है कि देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 एंड अ सब सीक्वेंस एक्स डैश ऑफ एक्स such that x n k minus x का mod is greater than equal than epsilon naught for all k belongs to n। यहाँ पर स्टूडेंट्स वही थर्ड पॉइंट भी वही है। ठीक है, ये दो हमारे पास पॉइंट्स हैं, यानी 3 ही पॉइंट्स हैं इस थ्योरम के। अगर कोई एक्स डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो ये तीनों पॉइंट्स क्या स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट पॉइंट्स हैं तीनों। अब इनको प्रूफ देखते हैं। अब इसका प्रूफ क्या होगा कि फर्स्ट सेकंड को इम्प्लाई करेगा, सेकंड थर्ड को इम्प्लाइज करेगा और थर्ड स्टूडेंट्स क्या करेगा 1 को इम्प्लाइज करेगा। तो यहाँ पर ये केसेस हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट से हम स्टूडेंट सेकंड प्रूफ करेंगे, सेकंड से थर्ड प्रूफ करेंगे, थर्ड से 1 प्रूफ करेंगे। तो ये फिर इस थ्योरम का हमारे पास प्रूफ आ जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट से सेकंड। फर्स्ट में हमें स्टूडेंट्स ये बताया गया कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है, यानी उसकी लिमिट अब x नहीं है। इफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्जेस टू x, अगर एक्स एन कन्वर्ज नहीं करती x को, देन फॉर सम एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इट इज इम्पॉसिबल, यानी हम कोई भी k यानी n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k फाइंड नहीं कर सकते जिसके लिए स्टूडेंट्स ये कंडीशन हमारे पास होल्ड करे। यहाँ पर वर्ड यूज हम कर रहे हैं इम्पॉसिबल, कि हम अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए स्टूडेंट्स हम ये कंडीशन होल्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये बताया गया है दैट इज फॉर ईच k बिलोंग्स टू n इट इज नॉट ट्रू दैट फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k द इनइक्वालिटी होल्ड्स। यहाँ पर वही चीज बताई गई स्टूडेंट्स। तो इन अदर वर्ड्स फॉर ईच k belongs to n there exists a natural number nk is greater than equal than k such that x nk minus x का mod is greater than equal than epsilon naught। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यानी n is greater than equal than k of epsilon के लिए अगर हम यानी ये कंडीशन होल्ड नहीं कर सकते, यानी x n minus x का mod इज लेस देन एप्सिलॉन, अगर हम ये चीज प्रूफ नहीं कर सकते तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हम एन के इज ग्रेटर देन इक्वल देन के ऑफ एप्सिलॉन, तो इसके लिए भी हम स्टूडेंट्स ये कंडीशन प्रूफ नहीं कर सकते, यानी एक्स एन के माइनस एक्स का मॉड ये लेस देन एप्सिलॉन नॉट ये हम प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट्स एन
इज ग्रेटर देन इक्वल देन के ऑफ एप्सिलॉन के लिए प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि सीक्वेंस तो डाइवर्जेंट है, तो ये कंडीशन तो स्टूडेंट्स होल्ड नहीं होगी। तो ज़ाहिर बात है ये कंडीशन भी होल्ड नहीं होगी। तो अगर ये होल्ड नहीं होगी तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा कि एक्स एन के माइनस एक्स का मॉड ये स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल देन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो देखिए ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, तो आप देखते हैं सेकंड इम्प्लाइज थर्ड, तो इसी सेकंड को यूज करते हैं हम स्टूडेंट्स थर्ड ये प्रूव करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर लेट एप्सिलॉन नॉट बी एज इन सेकंड एंड लेट n1 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 एंड एक्स n1 माइनस एक्स का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल देन एक्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने n1 लिया है जो कि ग्रेटर देन इक्वल देन 1 है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये कंडीशन यानी होल्ड हो रही है, यानी ग्रेटर देन ही एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, इस तरह आप n2 ले लें, तो उसके लिए स्टूडेंट्स n2 किस तरह लें कि n2 स्टूडेंट्स ग्रेटर देन n1 हो, यानी n1 स्टूडेंट्स लेस देन n2 हो। जो भी आप नेक्स्ट n2 लेंगे वो स्टूडेंट्स क्या हो कि n2 इज लेस देन ग्रेटर देन n1 हो, तो ये कंडीशन भी होल्ड करेगी। इस तरह फिर आप स्टूडेंट्स n3 सेलेक्ट करें, तो n3 स्टूडेंट्स क्या हो कि n3 इज ग्रेटर देन n2 हो, n2 पता है स्टूडेंट वो n1 से ग्रेटर है, यानी ये है कि x n1 इज लेस देन n2, n2 इज लेस देन n3 अप टू सो। तो अगर आप स्टूडेंट्स कंटिन्यू करें तो हमें एक सीक्वेंस मिलेगी, सब सीक्वेंस, जो कि स्टूडेंट्स इस यानी इनइक्वालिटी को होल्ड कर रही है कि एक्स एन की माइनस एक्स का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल देन एप्सिलॉन नॉट। तो ये स्टूडेंट्स क्या होगी डाइवर्जेंट की कंडीशन है कि स्टूडेंट सेकंड क्या है कि सेकंड यहाँ पर हमने ये प्रूव करना था स्टूडेंट्स के सेकंड इम्प्लाइज यानी सेकंड इम्प्लाइज थर्ड, यहाँ पर हमने ये प्रूव करना था कि एक्स एन की माइनस एक्स का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल देन एप्सिलॉन नॉट फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन। ये ऊपर स्टूडेंट्स एन के, यहाँ पर था कि एन के, यहाँ पर सेकंड में, थर्ड में है कि ऑल के, फॉर ऑल के, यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर आपने जो भी नंबर्स आपने सेलेक्ट किए हैं n1 n2 n3, तो अगर वो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है स्टूडेंट तो उस में हमें एक सब सीक्वेंस हासिल होती है, जो कि देख सकते हैं कि ऑलरेडी वो हमारे पास एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इस तरह हम देखते हैं थर्ड इम्प्लाइज 1, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स सपोज एक्स एन हैज अ सब सीक्वेंस दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, तो देन एक्स कैन नॉट बी कन्वर्जेंस। तो सिंपल बात है कि अगर किसी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट है तो वो स्टूडेंट्स सीक्वेंस खुद भी एक क्या होगी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो ये एक्स को यानी कन्वर्ज नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आप इस तरह इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका टॉपिक 3.45। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है डाइवर्जेंट क्राइटेरिया। डाइवर्जेंट क्राइटेरिया स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि अगर एक्स एन ऑफ ये अभी हमें कोई सीक्वेंस गिवन हो रियल नंबर्स की, अगर कोई ये इन दो प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी भी अगर ये फॉलो कर जाती है सीक्वेंस, तो वो सीक्वेंस क्या होगी डाइवर्जेंट होगी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स क्राइटेरिया है डाइवर्जेंट को चेक करने का। अगर कोई ये दो कंडीशंस इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉलो हो जाती है तो उस सूरत में स्टूडेंट्स सीक्वेंस क्या होगी डाइवर्जेंट होगी। अगर आपको डाइवर्जेंट चेक करना है सीक्वेंस को स्टूडेंट्स, फिर आप इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आप क्या करेंगे फुलफिल करेंगे। तो अगर आप कोई एक कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो वो सीक्वेंस क्या बन जाती है डाइवर्जेंट बन जाती है। तो इसका पहला क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप कोई सी दो सब सीक्वेंस लें सीक्वेंस की x1 और x डैश और x डबल डैश, तो अगर ये दोनों डिफरेंट लिमिट रखें स्टूडेंट्स यानी हुज लिमिट आर नॉट इक्वल, तो अगर इनकी लिमिट स्टूडेंट्स नॉट इक्वल हो, नॉट इक्वल, तो जो सीक्वेंस होगी स्टूडेंट्स वो सिंपली क्या होगी डाइवर्जेंट हो। तो ये है पहला क्राइटेरिया कि अगर आप किसी सीक्वेंस की दो सब सीक्वेंस लें, अगर उन दोनों की लिमिट सेम ना आए स्टूडेंट्स तो वो सीक्वेंस क्या होगी डाइवर्जेंट होगी। तो सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि अगर x क्या हो स्टूडेंट्स अनबाउंडेड सीक्वेंस हो।
तो अगर x अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो सिंपली बात है कि x क्या होगी स्टूडेंट्स, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो ये क्राइटेरिया है सीक्वेंस कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट को चेक करने का स्टूडेंट सीक्वेंस की। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी पहली एग्जांपल है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये सेक्शन 3.46 है। इसकी पहली एग्जांपल, हमने इस सीक्वेंस को डाइवर्जेंट प्रूव करना है। ठीक है, हमें सीक्वेंस यहाँ पर गिवन है x विच इज इक्वल टू -1 की पावर n। इस सीक्वेंस को हमने डाइवर्जेंट प्रूव करना है। तो इसकी हम पहले स्टूडेंट्स कोई सी दो सब सीक्वेंस डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सब सीक्वेंस डिफाइन की है x डैश विच इज इक्वल टू -1 की पावर 2n। ठीक है, ऐसे हमें पता है कि n स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो -1 की पावर 2 स्टूडेंट्स ये सिंपल 1 आएगा। इसी तरह जब आप n को यहाँ पर 1 रखते हैं, फिर अगर आप स्टूडेंट्स n को 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2, तो ये सिंपल स्टूडेंट हमारे पास ये 4 आ जाएगा। तो हमें स्टूडेंट ये पता है कि ये हमेशा 1 ही आएगा। इस तरह अगर आप इसकी सब टर्म्स डिफाइन करते हैं तो ये हमें स्टूडेंट्स कांस्टेंट सीक्वेंस मिल रही है। तो हमें ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस, और इसकी लिमिट स्टूडेंट्स क्या है 1 है। ये हमने एक सब सीक्वेंस डिफाइन की। इस तरह आप इसकी एक और सब सीक्वेंस डिफाइन कर लेते हैं, x डबल डैश, ये इक्वल है स्टूडेंट्स -1 की पावर 2n-1। ठीक है, इसमें n स्टूडेंट्स क्या है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर आप इसकी टर्म्स डिफाइन करते हैं तो देखें, जब n की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो ये बन जाएगा 2 - 1, ये सिंपल -1 की पावर 1। तो आप जानते हैं कि हमें -1 ही हासिल होगा। अगर आप इसकी सब टर्म डिफाइन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमें नेगेटिव यानी 1 की कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो इसकी लिमिट आप जानते हैं कि वो -1 ही होगी। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दो सीक्वेंस डिफाइन किए हैं, सब सीक्वेंस। इसकी लिमिट स्टूडेंट्स 1 है, इसकी लिमिट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है -1 है। बाय यूजिंग थ्योरम 3.45 डाइवर्जेंस क्राइटेरिया, तो इसके मुताबिक स्टूडेंट्स ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो देखिए पहला ही हमारे पास पार्ट था इस क्राइटेरिया का कि अगर सीक्वेंस की लिमिट डिफरेंट आती है सब सीक्वेंस की, तो वो सीक्वेंस खुद क्या होगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो बाय यूजिंग दिस क्राइटेरिया आप देख सकते हैं ये सीक्वेंस हमारे पास एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी सेकंड एग्जांपल v। यहाँ पर हमें सीक्वेंस गिवन है 1, 1/2, 3, 1/4 अप टू सो। हमें इसे प्रूव करना है कि ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पर दो सीक्वेंस ले लेते हैं, एक yn विच इज इक्वल टू n और एक yn ले लेते हैं, यानी इसको डैश रख लें, इसको डबल डैश रख लें। ये सब सीक्वेंस है इसकी। ठीक है, जब आप यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे ये आएगा 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या आती है, ये आती है 1/1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन। यानी दिस इज द सीक्वेंस वेयर yn which is equal to n if n is odd। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स जो ये yn ले रहे हैं, यहाँ पर n ले रहे हैं, ये सीक्वेंस स्टूडेंट्स क्या है, इसकी सब सीक्वेंस समझ लें, इसमें n स्टूडेंट्स क्या है, ऑड नंबर्स हैं। यानी पहले टर्म 1 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 5 आएगी अप टू सो। इस तरह हम इसकी एक और सब सीक्वेंस ले रहे हैं y डबल डैश, ये 1/n है, इसमें स्टूडेंट्स n क्या है, E1 है। पहली टर्म इसकी 1/2 आएगी, फिर सेकंड टर्म 1/4 अप टू सो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप देखें ये सीक्वेंस स्टूडेंट्स क्या है, डाइवर्जेंट है, और ये ऑलरेडी खुद भी स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, इट कैन इजीली बी सीन दैट y इज नॉट बाउंडेड। तो ये स्टूडेंट्स वैसे अगर हम देखें तो ये बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है, जैसे yn अगर हम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाउंडेड क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस स्टूडेंट्स क्या होती है, ऐसी सीक्वेंस जिसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे
ठीक है, और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे तो वो बाउंडेड होती है, यानी जिसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट करे और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करे वो बाउंडेड होती है। अगर हम सीक्वेंस वाई एन को देखते हैं, सीक्वेंस इस सीक्वेंस को, ये तो अनबाउंडेड है, ये तो आप ऑलरेडी हम जानते हैं। इस तरह जब आप इस सीक्वेंस को देखते हैं वाई एन विच इज इक्वल टू 1/n, तो आप ये भी जानते हैं कि ये भी एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है। सिर्फ इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, अपर बाउंड तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो ये तो अनबाउंडेड है। तो आप सिंपल हम कह सकते हैं कि जो टोटल वाई सीक्वेंस है ये भी एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है। अगर ये अनबाउंडेड है तो इसका मतलब होगा ये स्टूडेंट्स क्या है, ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस। दिस इंप्लाइज दिस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप हमने 3.45 सेकंड रिजल्ट यूज किया। तो नेक्स्ट एग्जांपल है साइन एन। हमने ये शो करना है कि जो साइन एन सीक्वेंस है ये भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस को स्टूडेंट्स हैंडल करना इजी नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टी यूज करेंगे साइन फंक्शन की। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी जानते हैं कि साइन π/6 और साइन 5π/6 इन दोनों की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आती है, 1/2 आती है। या फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स इन दोनों की वैल्यूज। ठीक है, इन अगर π/6 में अगर आप 2π भी ऐड कर देते हैं तो वैल्यूज चेंज नहीं होती है, वो हमेशा 1/2 ही रहती है। ठीक है, या स्टूडेंट्स ये 5π/6 है तो ये हमेशा 12 यानी 13 π/6 की वैल्यू भी स्टूडेंट हमारे पास 1/2 ही आएगी। साइन 5π/6 की वैल्यू भी 1/2 होती है, ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो π/6 की वैल्यू भी 1/2 होती है, ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टी यूज करेंगे साइन फंक्शन की। ठीक है, इसकी लिमिट यानी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हम ये प्रूव करने के लिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टी यूज करेंगे साइन फंक्शन की। Recall that sin π/6 which is equal to sin 5π/6 which is equal to 1/2 and sin x is greater than 1/2 for the interval। और स्टूडेंट्स के अगर x इस इंटरवल से बिलोंग करता है तो उस सूरत में ये sin x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आती है, ग्रेटर देन 1/2 आती है। यानी इन दोनों पॉइंट्स पर वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स, 1/2 आती है। तो अगर आप इन दोनों के दरमियान कोई भी अगर पॉइंट लेते हैं तो उस सूरत में स्टूडेंट्स वो हमारे पास साइन एक्स क्या आता है, ग्रेटर देन 1/2 आता है। तो ये 1/2 सिर्फ दो पॉइंट्स पर ही आएगा, बिकॉज अगर आप इसकी लेंथ चेक करते हैं 5π/6 और माइनस करेंगे 5/6, देखें ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5π/6 5π - π, ये स्टूडेंट आ जाएगा 4π/6। अगर आप इसकी लेंथ चेक करेंगे स्टूडेंट्स तो वो हमारे पास क्या आती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेंथ चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उस सूरत में अगर हम लेंथ देखते हैं तो वो हमारे पास आती है 2π/3 विच इज ग्रेटर देन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो ग्रेटर देन 2 है। Since the length of I1 is greater than 2, there are at least 2 natural numbers lying inside I1। ठीक है, यानी इस इंटरवल के दरमियान सिर्फ दो ही पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनके लिए साइन एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 1/2 होगा। यानी अगर आप इस इंटरवल की लेंथ चेक करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 2 आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या आती है, ग्रेटर देन 2 आती है। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स की इस इंटरवल में सिर्फ दो ही ऐसे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जिन पर साइन एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 1/2 होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। वी लेट n1 बी द फर्स्ट सच नेचुरल नंबर। हम यहाँ पर जो n1 है उसको पहला नेचुरल नंबर कह रहे हैं जिस पर साइन एक्स क्या आता है, 1/2 से ग्रेटर आता है। ठीक है,
Similarly, for each k belongs to n, sin x is greater than 1/2 for x in the interval. यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स क्या किया है कि 2 पाई इंटू के माइनस 1 ये हमने वैल्यू ऐड की है। फिर भी स्टूडेंट यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप के लेते हैं स्टूडेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेते हैं तो उस सूरत में आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर के स्टूडेंट्स 2 ले लेता हूँ तो देखें पाई ओवर 6 प्लस क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। तो इसको अगर मैं ऐड करूँ तो ये आता है स्टूडेंट्स 13 पाई ओवर 6। ऑलरेडी मैं यहाँ पर फाइंड कर चुका हूँ कि साइन 13 पाई बाई 6 वो 1/2 ही आता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप के की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस इंटरवल पर स्टूडेंट्स कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर भी अगर आप इसकी लेंथ चेक करेंगे वो भी फिर भी स्टूडेंट्स क्या होगी ग्रेटर देन 2 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हम सीक्वेंस की सब सीक्वेंस इस तरह ही हम चक्कर यहाँ पर ये कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक इंटरवल डिफाइन किया कि अगर साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2 इस इंटरवल से अगर साइन इन एक्स बिलोंग करता है तो फिर हमने ये भी चेक किया कि स्टूडेंट्स आई के इस इंटरवल पर भी अगर कोई एक्स बिलोंग करते हैं आई के से भी तो उस वक्त में भी स्टूडेंट्स साइन एक्स क्या होगा वो ग्रेटर देन होगा 1/2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया अगर के की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो उस सूरत में स्टूडेंट ये 13 पाई बाई 6 आता है, यानी पाई बाई 6 की जगह। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पर फाइंड कर चुका हूँ कि ये भी 1/2 आता है। तो अगर हम 5 पाई बाई 6 में 2 पाई ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 7 पाई बाई 6। ऑलरेडी मैं ये फाइंड कर चुका हूँ कि ये भी 1/2 ही आता है। हमने देखा कि स्टूडेंट्स के इन पॉइंट्स पर तो 1/2 आता है, लेकिन जब आप इन पॉइंट्स के दरमियान में से पॉइंट्स लेंगे तो 2 ही ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पर साइन एक्स क्या होगा ग्रेटर देन 1/2 होगा। यहाँ पर हमने n1 को पहला पॉइंट लिया था। तो जब आप इसी तरह जब आप आई के इंटरवल डिफाइन करती हैं तो उस सूरत में भी साइन एक्स क्या आता है ग्रेटर देन 1/2 ही आता है। सिंस द लेंथ ऑफ आई के इज ग्रेटर देन 2 तो देयर आर एट लीस्ट 2 नेचुरल नंबर सेटिस्फाइंग लाइंग इनसाइड आई के, वी लेट एन के बी द फर्स्ट वन। ठीक है, तो देन सब सीक्वेंस यहाँ पर हमने एक और सब सीक्वेंस डिफाइन कर ली साइन एन के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने एस डैश ये हमने सीक्वेंस सब सीक्वेंस डिफाइन कर ली ऑफ एस। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स के इसकी जो वैल्यूज होंगी यानी वो इस इंटरवल के दरमियान ही लाई करेंगे। हमने ये एक सब सीक्वेंस एस डैश ली है, हमने यहाँ पर देखा कि इसकी वैल्यूज इस इंटरवल के दरमियान ही लाई कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली आप एक और जे के यानी हम यहाँ पर इस साइन की ना स्टूडेंट साइन एन ये जो हमें सीक्वेंस की बना है इसकी हम यहाँ पर 2 डिफरेंट सब सीक्वेंस ले रहे हैं और हम देखेंगे कि इन दोनों की लिमिट स्टूडेंट्स डिफरेंट आएंगी। तो हम वही प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम ये कहेंगे कि ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। हमने एक ये इंटरवल यहाँ पर हमने फाइंड किया है, इस तरह हम एक जे के फाइंड करते हैं इंटरवल, ये है 7 पाई बाई 6 प्लस 2 पाई इंटू के माइनस 1 और 11 पाई बाई 6 प्लस, यानी स्टूडेंट यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि साइन 7 पाई बाई 6 इस पर इसकी वैल्यू क्या आती है नेगेटिव 1/2 आती है। इसी तरह साइन 11 पाई बाई 6 इस पर ये वैल्यू क्या आती है नेगेटिव 1/2 आती है। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी ये ऐड कर देते हैं तो फिर भी स्टूडेंट्स ये फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये यानी इन पॉइंट्स पर तो ये नेगेटिव 1/2 आती है, लेकिन जब आप इस इंटरवल में से कोई पॉइंट लेते हैं तो वो साइन एक्स क्या आता है लेस देन -1/2 आता है। एंड लेंथ ऑफ जे के इज ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास इसमें से कोई 2 ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पर साइन एक्स की लेस देन -1/2 है, जिस हमने प्रीवियस अभी देखा है। तो इसकी लेंथ क्या स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 2 है, तो कोई से 2 पॉइंट्स होंगे, हमने यहाँ पर एम के को पहला ही पॉइंट कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हमें स्टूडेंट्स ये एक एस डैश एस डबल डैश एक सब सीक्वेंस हासिल होगी।
साइन एम के, और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होंगी कि इस इंटरवल से लाई करेंगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि अगर आप कोई भी नंबर सी लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये इस सीक्वेंस की कोई भी लिमिट नहीं हो सकती, ठीक है। यानी जो एस डैश है स्टूडेंट्स, ये इसकी वैल्यूज आएंगे स्टूडेंट्स 1 और 2 और 1 के दरमियान। इस तरह एस डबल डैश इस सीक्वेंस की वैल्यूज आ रही हैं -1 और -1 और 2। तो हम किसी भी नंबर सी को इसकी लिमिट नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, जिनकी लिमिट डिफरेंट आ रही है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब होगा कि जो सीक्वेंस एस होगी, जो कि हमारे पास साइन एन है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो ये हम इस तरह इसे प्रूव कर रहे हैं, जो कि बुक में यही मेथड हमें गिवन था, तो इसी मेथड से हम इसे प्रूव कर रहे हैं।